दुष्यंत चौटाला को अंतिम समय में उसको राजनीति में शहीद करके बेचारा बना करके उसको भेजा जाएगा, ताकि भावुक होकर के उसका वर्ग उसको वोट दे, वोटों का डिवाइडकरण हो, यानी कि उनका डिवाइड हो, बंटवारा हो और सीधा फायदा भाजपा का हो। वही खेला होगा। तक लोकसभा सीट है, वहां पर इनेलो का भी अपना एक वजूद है, और इनेलो का वजूद तब मजबूत तौर हो जाता है जब नफे सिंह राठी को वहां पर मार दिया जाता है। अगर नफे सिंह राठी का लड़का वहां से चुनाव लड़ता है तो देखो सिंपैथी गेन होगी, सिंपैथी उनके साथ में जाएगी लोगों की, और उसी वर्ग की जाएगी जिस पर भाजपा की पकड़ है। क्योंकि 2016 के अंदर जो आरक्षण को लेकर के आपस में तनातनी हुई वो रोहतक केंद्र बिंदु था उसका, और वो घाव को लोग भूल नहीं पाए। 2019 के चुनाव में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी रोहतक के अंदर, अब तो नहीं की है, अब उसका कितना असर है मैंने उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जहर है जो जाट और नॉन जाट का कहीं ना कहीं वो रोहतक में भी है। और दीपेंद्र हुड्डा को ये नहीं समझना चाहिए कि रोहतक लोकसभा सीट को मैं निकाल, उसके लिए बड़ी टफ विडम्बना है। मैं मेरी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि इस देश की और प्रदेश की बड़ी चिंताजनक बात है कि हम लोग समाज के मुद्दों को प्रभावित नहीं करते हैं, और राजनीति ने ऐसा खेल बना दिया है कि जातिगत सिस्टमों में उलझ के रह गए हैं। हमारा आज जो पूरा चुनाव है शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम उन चीज़ों पर बात ना करके जातिगत समीकरणों पर ही टिकटें मिलती हैं, उसी पर वोट। जब राजनीति की बात हो तो जेजेपी को कैसे बोला जा सकता है? दुष्यंत चौटाला जी क्या सोचते हैं सर? वो कह रहे हैं कि 5100 जो पेंशन नहीं की, इसलिए हमने अपनी जो राजनीति ताक पर रख दी और छोड़ के आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु गोविंद नरवाना और आप देखने लग गए हैं हरियाणा डेली पोस्ट। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। जैसे कि आप सबको पता है 2024 का लोकसभा का इलेक्शन का जो विगुल है, जो चुनाव का विगुल है वो बच चुका है, और जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी जो उठक पुटक हम देखने को मिल रही है। कभी जो नेता उस भाजपा को ज्वाइन कर लेता है, कोई कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे में हरियाणा की जो राजनीति है, जो हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट है, जिस पर जो फिलहाल जो भाजपा के सांसद 10 के 10 सीट लेकर आए थे, तो उन सभी सीटों पर जो बात करने के लिए, उसका विश्लेषण जानने के लिए हमारे साथ जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं कुलदीप खंडेलवाल जी, जो चंडीगढ़ में बैठकर पूरी भारत की हरियाणा की राजनीति पर पूरी पैनी और तेज नजर रखते हैं, तो रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार, पहले तो हमारे हरियाणा डेली पोस्ट चैनल के ऊपर सर, और सब बढ़िया सर? बिल्कुल बढ़िया सर। अभी 2024 का इलेक्शन, उठक पटक राजनीतिक दलों का जो भाषणबाजी है सर, तो ऐसे में हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीट है सर, एक बार आपका जो विश्लेषण है सर एक बार बताएंगे क्या कुछ है जो रहेगा इन सीटों पर सर, और जो मेन जो सीट है लोकसभा की हरियाणा के अंदर, वो हॉट सीट कौन सी बनी हुई है? तो अंकुर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने मुझे बुलाया, और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अंकुर जी, हरियाणा की राजनीति यानी कि आप देखेंगे 2019 का चुनाव देखेंगे, 2014 का चुनाव देखेंगे, 2024 का चुनाव देखेंगे। जो 2014 और 2019 का जो चुनाव रहा है वो दो ध्रुवीकरण के ऊपर चुनाव रहा है। एक वर्ष 35 जो अब तक चुनाव लड़ा गया है हरियाणा के अंदर, और अब की बार मुद्दा तो वही है, एक वर्ग बनाम 35 वर्ग, लेकिन अब की बार कुछ चीजें चेंज हुई है, कुछ मुद्दे भी शामिल हुए हैं, कुछ बीजेपी की जो अंदरूनी कला है वो भी सामने आई है, या फिर आप लीजिए अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के जो समझदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस चीज को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है। मैं बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हीं लोगों ने जो एक वर्ग बनाम 35 वर्ग है उस पर भी लोगों ने काम किया, और वही बुद्धि वर्ग खासतौर पर हिंदुत्व के जो एजेंडा में है वो फंसता नजर आ रहा था। अब भी आप जब बात करेंगे उन लोगों से तो एक बात वो कहते नजर आएंगे कि हिंदुत्व का एजेंडा ठीक है बीजेपी के लिए, लेकिन जब आप उनके सामने
रोजगार की बात करेंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप चिकित्सा की बात करेंगे, तो वो लोग खामोश होते हैं कि बात तो आपकी जायज़ है कहीं ना कहीं। अब हम आते हैं सीटों के ऊपर। रोहतक लोकसभा सीट की बात करें या फिर हम बात करें सरसा की, हम बात करें हिसार की, यहाँ पर एक इंडिया गठबंधन से कहूँ या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहूँ, बड़ी गलती हुई है, बड़ी चूक हुई है। जी जी। और उस चूक का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पड़ेगा, भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक में कब क्या कुछ हो जाए, 1 मिनट के बाद सब कुछ बदल जाता है। आपने हरियाणा की राजनीति को जी, अभी जी, देखा, जी। कुछ दिनों में वीरेंद्र सिंह आता है, उससे कुछ और माहौल बन गया, उसके बाद सीएम बदल दिया जाता है, नवीन जिंदल, उसके बाद कुछ माहौल बदल गया। अशोक तंवर ने भी पार्टी अब तक जो चेहरे बीजेपी के जो पहले सांसद थे उनको बदल के कांग्रेस के चेहरों पर दांव लगा दिया, उनसे चीजें बदल गई। मतलब मेरा यही है कि हर दिन, हर समय, हर मिनट में राजनीति की परिस्थितियां बदलती है, वो एक अलग मैटर है। जी। लेकिन जब सम्मान समारोह था कैथल के अंदर, वहां से एक हरियाणा की राजनीति का बड़ा बिगुल बजने वाला था, जो कि भाजपा को टक्कर दे सकता था। वो था इनेलो से गठबंधन करना, क्योंकि इनेलो भी उसी वर्ग के ऊपर पकड़ मजबूत रखती है जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखता है। जी जी। और वही वर्ग भाजपा के खिलाफ है। और दूसरा जो भाजपा के खिलाफ है वो कहीं ना कहीं रविदास समाज भी है। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो 22% जाट वर्ग आता है और 12 और 14 के बीच में लगभग रविदास समाज आता है। जो समाज है वो आता है। हाँ, जी जी। क्योंकि ऐसे समाज में तो फिर वाल्मीकि समाज भी आ गया, वो भी आ गया, सब आ गया। तो वो एक मजबूत पिलर बन के खड़ा है भाजपा के सामने। उसके बाद रणजीत सिंह चौटाला ब्राह्मण समाज को लेकर के आपत्तिजनक कुछ शब्द बोल देते हैं, मतलब कि जातिगत वो दंगे माफी भी है जो बैकफुट पर आए वो। तो उससे ब्राह्मण समाज का जो सबसे ज्यादा केंद्र आप करनाल लोकसभा में लीजिए, आप सोनीपत लोकसभा में लीजिए, यानी कि वहां पर एक बड़ा वोट बैंक है करनाल में। करनाल की जो सीट है वो तो यही कहा जाता है कि वहां पर ब्राह्मण समाज के सांसद ज्यादा रहे हैं, चाहे आप अरविंद शर्मा को लीजिए, आप कुलदीप शर्मा, यानी कि तमाम वहां से एक वो है कि ब्राह्मण समाज की वो सीट है। और भाजपा ने 2014 से लेकर के 2019 और अब 2024 में सोनीपत में भी ब्राह्मण समाज का एक कार्ड कर दिया, क्योंकि 2014 और 19 में रमेश कौशिक को वहां से सांसद बनाया और 2024 में अब मोहनलाल बड़ौली वाले हैं जो वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, राय से विधायक हैं। तो ब्राह्मण समाज की भी अगर नाराजगी, वो लोग हिंदुत्व के उसमें ना फंस करके अगर ब्राह्मण समाज को लेकर के वो इस मामले में आकर के खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोहतक का जो मामला था नवीन जयहिंद ने उठाया था, तो तमाम जो चीजें हैं अगर वो खड़े हो जाते हैं तो भाजपा के लिए नुकसान है। इस बयान पर, रणजीत सिंह चौटाला जी के बयान पर, जो भाजपा ने भी है जो डिफेंड नहीं किया अभी तक, कोई ऐसा जो बयान नहीं आया। नहीं, उनका भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। असल में उस चीज को अगर हम देखते हैं ना, तो रणजीत सिंह चौटाला के बयान से एससी वोट लेने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को लेकर के जो ये बयान दिए हैं रणजीत सिंह चौटाला, देखो शाना तो है राजनीति में, देवीलाल का पुत्र है, ऐसे तो वो इतना बड़ा बयान ना दे बुलवाया गया है, हो सकता है क्योंकि उनका पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि जो अनुसूचित वर्ग का जो वोट बैंक है वो लेने के लिए शायद बुलवाया गया हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि हम जब तक हमारे पास हो भी सकता है। हाँ, तो जो हिसार लोकसभा सीट पर अनुसूचित वर्ग का वोट लेने के लिए ये भी हो सकता है। इसके बाद सरसा की बात करें तो सरसा के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि वो इससे पहले चरणजीत सिंह रोड़ी से भी चुनाव हारे हैं और वो चुनाव सुनीता दुग्गल से भी हारे हैं। 2009 में वो जब वो 2009 में सांसद थे, उनकी जो कार्यप्रणाली से सबसे बेहतर कार्यप्रणाली रही है, या तो दीपेंद्र हुड्डा की बेहतर थी या फिर अशोक तंवर की। नेशनल जो राष्ट्रीय नेता बन गए थे यहाँ से जीतने के, छवि अच्छी होगी सांसद के तौर पर, अच्छा एक भर्ती और एक प्रकांड जो छवि बनी थी। सरसा से अगर कुमारी शैलजा आती है तो वो टक्कर दे सकती है। नाम तो कई चले हुए हैं वैसे, यहाँ से
अपने नरवाना से ही मान लीजिए किताब सिंह नंबरदार का भी नाम चला हुआ है। आप फतेहाबाद चले जाइए तो सुशील इंदौरा का नाम चला हुआ है। आप रतिया चले जाइए तो जरनैल सिंह तुम का भी नाम चला हुआ है। कालावाड़ी से विधायक है शिषपाल केहरवाल, उनका भी नाम चला हुआ है। पूर्व सांसद चंद्रजीत सिंह लोढ़ी है, उनका भी नाम चला हुआ है। लेकिन जो हमारे जो सोर्सेज है वो यही बता रहे हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर को जो टक्कर दे सकती है वो कुमारी शैलजा दे सकती है। चुनाव का जो माहौल तैयार करेगी वो शैलजा कर सकती है। और रीजन सर, क्योंकि रीजन असल में सबसे बड़ा, अगर यहाँ के जो समीकरणों की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 7 लाख के आसपास जो वोट बैंक है वो जाट समाज का है, और 2 लाख के लगभग जो वोट है वो रविदास समाज का है। 7 और 2 9, और चुनाव जीतने के लिए लगभग 5 लाख वोट के आसपास की जरूरत होती है। बस एक सुनीता दुग्गल की अगर जीत बड़ी रही है, इससे पहले के अगर हम आंकड़ों को देखें ना तो उनकी बड़ी जीत नहीं रही है, उनके 1 लाख से नीचे ही रही है, 40-50। हाँ 1 लाख। अशोक तंवर भी 35-40 हजार 35 के आसपास से हो रहा है। तो मेरा मतलब यही है कि जो जातीय समीकरणों की जो बात है वो कांग्रेस के उसमें फेवर में जाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर गुटबाजी जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा को लेकर के वो चीज खत्म होती है तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अशोक तंवर का भी एक इस बेल्ट पे जो वोट बैंक रहा है, लेकिन अब ये जैसे हमने बात की है, लोग कह रहे हैं कि अब इतना वो प्रभाव नहीं, क्योंकि अपने इनका रील भी देखा होगा सर, बड़ा जो पैरोडी रील चल रहा है अशोक तंवर जगह की कितनी पार्टियों को ज्वाइन करते हुए वो भाजपा में पहुंचे हैं। तो जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो मतलब कंफ्यूज हो गए, तो वो जो बैकफुट पे आया शायद। अंकुर जी पता क्या है, जब हमारी बुढ़िया बुजुर्ग होते थे तो जब किसी लड़की की शादी होती थी नहीं और उनका मन मुटाव होता था, दूसरी जगह शादी के लिए बात चलती थी, तो जब समझौता होता था तब एक बात बूढ़े भी कहते थे, बुढ़िया भी कहते थे, समझाते थे कि बेला फोड़ का अगर दूसरी जाओगे तो ठेकरा मिलेगा। अब अशोक तंवर ने पहले तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस छोड़ करके जसपा का साथ दिया 2000, उन्होंने कैंडिडेटों को जितवाया। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का मोर्चा भारत मोर्चा में ख्याल से बनाया। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के जो चुनाव था इनेलो को समर्थन देते, इनेलो का हो गया। उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर दी, टीएमसी के बाद उन्होंने अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी। अब लास्ट में आकर के इन्होंने भाजपा को अपना पट्टा पहन लिया है। तो आप की चलो राजनीति में और नैतिकता में सांप और छुछुंदर का रिश्ता है, कसाई और मेमना का रिश्ता है, लेकिन इतनी तो जनता के अंदर पकड़ बना के रखनी पड़ेगी कि अपनी जो छवि है वो तो थोड़ी सी बेहतर रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और अशोक तंवर के लिए मुश्किल यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहले भी बताया है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, जो भी वो नाराज है, वो कहीं ना कहीं इसलिए नाराज है कि हम लोग कांग्रेसियों के लिए दरें बिछाने के लिए रह गए क्या, हमारे पास क्या कोई नेता नहीं था। जबकि आप सरसा के अंदर देख लीजिए कितने चाहे रविंद्र बलियाड़ी है, काफी चेहरे हैं यानी कि भाजपा के पास। बी कामराज का नाम था, वो रिटायर IPS रहे हैं, तो काफी नाम थे, तो उनके ऊपर मोहर क्यों नहीं लगाई, उनके अंदर वो भी एक नाराजगी। इन सब का फायदा शैलजा जी को होगा, इन चीजों का फायदा सीधे तौर पर कुमारी शैलजा को, और कुमारी शैलजा उन चीजों को कैच भी कर पाएगी, उन चीजों को भुना भी पाएगी, क्योंकि वो लीडर है। अगर वहां से मान लो आप छोटे किसी भी चेहरा को आप मान लीजिए, तो वो उन चीजों को भुना पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। एक ओरा भी है कुमारी शैलजा जी का। हाँ, और खास तौर में रविदास समाज के लिए जो दुविधा होगी ना कि हम एक बड़े चेहरों को वोट दें, तो बड़ा चेहरा उनको तंवर नजर आएगा अगर शैलजा नहीं होगी। अगर शैलजा आती है तो कहीं ना कहीं रविदास समाज फिर वोट करता नजर आएगा। ले अंकुर जी, एक विडम्बना है, मैं मेरी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि इस देश की और प्रदेश की बड़ी चिंताजनक बात है कि हम लोग समाज के मुद्दों को पर बात नहीं करते हैं, और राजनीति ने ऐसा खेल बना दिया है कि जातिगत सिस्टमों में उलझ के रह गए हैं।
हमारा आज जो पूरा चुनाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम उन चीज़ों पर बात ना करके जातिगत समीकरणों पर ही टिकटें मिलती हैं, उसी पर वोट दिए जाते हैं। हम देखते हैं सर, जब इलेक्शंस लड़ा जाता है तब जो विधायक हो या फिर लोकसभा के लिए हर चुनाव वो हर मुद्दे को लेकर बात करते हैं, लेकिन बाद में जब वो विजुअल हम देखते हैं, कोई जो गौशाला के अंदर है जो इतने लाख रुपए दान कर रहा है, कोई मंदिरों के लिए इतना कर रहा है, लेकिन जो आपने बात की, जो हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिनकी होनी वो मैंने चाहिए, इसलिए- स्वास्थ्य, शिक्षा पे मैंने- कोई बात नहीं ना, असल- उस पे कोई दान, ये सब असल कुछ में नहीं। अंकुर जी, मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि हर कोई ये कहेगा कि आप लोग जातिवादी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है, जो हमारी आईना है, हम जी, जो जी। चीज़ें देखते हैं वही आपके सामने रखते हैं। जी जी। इसके बाद बात करें हम हिसार लोकसभा की। जी। हिसार लोकसभा में जैसे देवीलाल की विरासत से चाहे इनेलो में है, चाहे जजपा है, चाहे भाजपा है, सब देवीलाल की विरासत जी 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 जी। ही रणजीत चौटाला, रैना चौटाला, सुनैना चौटाला सब वहाँ से हैं। तो जो वहाँ पर भी एक सीधी बात है कि 35 वर्ग बनाम एक वर्ग का खेल वहाँ पर रहने वाला है। अगर वहाँ पर कांग्रेस ब्रजेंद्र को उतारती है या फिर किसी दूसरे चेहरों को उतारती है उसी एक वर्ग से, उसका नुकसान कांग्रेस को लाजमी होना है, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वही वर्ग है, दूसरा वर्ग उतना नहीं है। उस वर्ग के ऊपर भाजपा की पकड़ है। उसके लिए भाजपा को टक्कर देने के लिए या तो चंद्र मोहन बिश्नोई है, जो कि बिश्नोई समाज से आते हैं, बेशक से उनका वोट प्रतिशत कम है, लेकिन आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका ही तो आदमपुर के अलावा जो हिसार है जी जी या फिर हंसी है, वहाँ पर भी बिश्नोई इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो फायदा उनको मिल सकता है। दूसरी चीज फिर मैं वही कहूँगा कि चंद्रमोहन को ठीक है कुछ चीजें मार गई इस वक्त, लेकिन वो राजनीति का चाणक्य तो जरूर है। कुलदीप बिश्नोई से बेटर लीडर है वो, उसके अंदर काबिलियत है उन चीज़ों को लेकर के चुनाव लड़ने की। तो अब रामनाथ घोडेला का भी नाम चला हुआ है, क्योंकि वो कुमार समाज से आते हैं। प्रजापति समाज का भी लगभग 1 लाख के आसपास वोट बैंक है, वो विधायक रहे हैं बरवाला से। तो बरवाला से अगर 35 वर्ग में से किसी को टिकट दी जाती है तो उसका कांग्रेस को फायदा है भाजपा को टक्कर देने के लिए। सिरसा और हिसार में कैंडिडेट वैसे तो हर जगह मायने रखते हैं, लेकिन यहाँ पर रणनीति से अगर खेलती है कांग्रेस तो दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस खेल कर सकती है। सर, भाजपा के अंदर अब 6 जो कांग्रेस के जो लीडर है उनको जो सम्मिलित किया गया है, अब बताया ये भी जा रहा है कि जैसे रणजीत सिंह जी हैं या फिर अशोक जी साहब, इनको जो चेहरा बदलने की बात चल रही है, कुछ जो टिकटें दी गई है, क्या ये बात सच्चाई है या रूमर है सर? असल में अंकुर जी पता क्या है, अगर टिकटों का बदलाव होना था तो मुझे लगता है अब तक बदलाव हो जाता है। आगे मुश्किल है बदलाव होना, क्योंकि बीजेपी है ये, वैसे तो काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन हरियाणा में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि इनकी मजबूरी ये है कि रणजीत सिंह चौटाला एक देवीलाल की विरासत का वंशज है। अगर उसकी टिकट को ये लोग काटते हैं तो उसका एक वर्ग में, इनके जाट समाज में बैड इम्पैक्ट जाएगा। पहले वो लोग इससे नाराज हैं, तो वो और ज़्यादा बुरा प्रभाव जाए, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि रणजीत सिंह चौटाला की टिकट काटी जाए। शायद भाजपा को ये भी हो सकता है कि जो ब्राह्मण जो वोट है वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो असल में भाजपा को अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनेंगे तो यही बात कहते नजर आते थे कि भाजपा ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। तो ब्राह्मण के बीच में भी अगर बैठेंगे तो उनको वो भी एक बात कहते हैं कि हमारे साथ वो तो मड़ी रही है, लेकिन करांगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम हमारी पार्टी है, बिल्कुल वाजिब रहेगा ये रहेगा। तो इसलिए जाट वोट को नाराज नहीं किया जाएगा, रणजीत सिंह को ये जो रणजीत सिंह को रखा जाएगा यहाँ पर। अगर पर ये पहले करना होता, कैप्टन अभिमन्यु को देनी होती या फिर और को देनी होती है, पहले कर देते। इसमें एक और खेल है ना, इन्होंने ब्रजेंद्र का भी तो खेल खराब बनाया है। वीरेंद्र सिंह को अगर कोई टक्कर दे सकता है, हरा सकता है, तो रणजीत सिंह चौटाला जी गद्दावर नेता है दोनों। हाँ, तो वो भी एक खेल खेला गया है। अगर यहाँ से देखो, पहले यही थी कि यहाँ पर नॉन जाट चेहरा रहेगा, जिसमें रणवीर सिंह गंगुआ का भी नाम प्रमुख तौर पर चला, कुलदीप बिश्नोई का भी नाम चला, लेकिन फिर उन्हें लास्ट के दिनों में
संजय सिंह चौटाला पर विश्वास जताया। अभिमन्यु को भी इन्होंने जो अलग चलो वो रखा। तो एक फिर उसी वर्ग के आ गया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 35 वर्ग में जिसकी बात करते थे, क्योंकि ये जो सीट थी ये शुरू से आखिर तक यही लग रहा था कि ये नॉन जाट निकाल सकता है यहाँ पर आकर के। सर अब जब राजनीतिक की बात हो तो जेजेपी को कैसे छोड़ा जा सकता है? दुष्यंत चौटाला जी क्या सोचते हैं सर? वो कह रहे हैं कि 5100 जो पेंशन नहीं की, इसलिए हमने अपनी जो राजनीति ताक पर रख दी और छोड़ के आ गए। अंकुर जी पता है क्या है, हम लोग जब बचपन में दुकान पर चीज़ लेने के लिए जाते थे, दुकानदार उस वक्त हमें काजू, आपको याद होंगे, जी जी 5-10 पैसे के वो आते थे, हाँ। वो हमें इसलिए चीज़ें दे देता था कि हम दोबारा उसकी दुकान पर जाए। वो यानी कि छोटी बात करता था वो। अब जेजीपी की अगर आप मैनिफेस्टो उठाओगे ना, उसके अंदर हर जिला के अंदर हर तहसील, मेरे ख्याल से तहसील का तो नहीं होगा, जिला का तो पक्का होगा, यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, हॉस्पिटल की भी उसके अंदर बात थी, यानी कि बड़े बड़े वायदे थे। और जो मैं समझता हूँ, जो 5100 रुपये की बात उसी काजू से तुलना करता हूँ, जिस काजू के लिए हम दुकान पे जाते थे वो काजू दे रहे हैं जो 5100 रुपये की बात कह रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि जो दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के दौरान इतना प्रेशर था, तब उन्हें क्या बुजुर्गों को याद नहीं है? उसके बाद और भी मूवमेंट उठे, अग्निवीर को लेकर के प्रदेश में एक मूवमेंट उठा, तब दुष्यंत चौटाला को बुजुर्गों की 5100 की याद नहीं है, जस्टिफाई करते नजर आ। आप दूसरा बयान दुष्यंत चौटाला का आप सुनेंगे तो वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो भाजपा के कुछ नेता कहते थे कि राज तो आपको ही करना आता है, आप ही राज का फायदा उठा रहे हो। जब आप राज कर रहे हो, आप खुद इस बात को मीडिया में स्वीकार कर रहे हो कि राज तो दुष्यंत चौटाला ने किया है, जब राज उसने किया है तो 5100 रुपये तो वो करवा लेता। जब वो 75% आरक्षण की बात करता है कि मैंने करवाया, वो कहता है कि ये काम मैंने करवाया, आरक्षण वाला, महिला आरक्षण वाला, तो जब वो काम करवाए तो 5100 रुपये वाला क्यों नहीं करवाया उसने? खट्टर साहब का मैं बयान ले रहा था तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी जो पार्टी का था वादा था 3100 रुपये था, वो हमने कर दिया। कोई जो कह रहा है वो अपने उस पे कह रहा है, उन्होंने उसको डिनाई किया था, कंटेम्प्ट किया था। हम जो उनका आपस में जो शर्त रखी गई थी, मैं यही तो चीज़ कह रहा हूँ कि जब उन चीज़ों में उन के जो एजेंडे थे उन पे काम हुआ, जसपा के जो एजेंडे थे, जसपा के जो घोषणा पत्र में थे उन पे काम हुआ, जो दुष्यंत चौटाला कह रहा है मैं उसकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो 5100 रुपये भी करवा सकते थे। वो भाजपा का जो एजेंडा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि दुष्यंत चौटाला को अंतिम समय में उसको राजनीति में शहीद करके बेचारा बना करके उसको भेजा जाएगा, ताकि भावुक होकर के उसका वर्ग उसको वोट दे, वोटों का डिवाइड करना हो, यानी कि उनका डिवाइड हो, बंटवारा हो और सीधा फायदा भाजपा का हो। वही खेल हो रहा है। दुष्यंत चौटाला जी को अब जो आपने बोला कि एक वो होता है कि उस पर रहम वाली बात है जो वोटरों की तरफ से रही, हाँ, एक इमोशनल कार्ड है जिसको छवि ऐसी बना दी जाएगी या बन गई है। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से जो सिंपैथी की पॉलिटिकल यानी कि राजनीति करता है, वो पॉलिटिक्स करता है, वही पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अब दुष्यंत चौटाला भी करते नजर आएंगे। सर रोहतक का और बताइए, लास्ट रहेगा हमारा रोहतक पे दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक में देखो, और अरविंद शर्मा, क्या कुछ रहेगा सर? मुकाबला रहेगा या फिर क्लियर है? जो क्योंकि हम देख रहे हैं सर पे वहाँ का जो कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को पिछली बार हरा के हमने बहुत बड़ी भूल की, लेकिन अब की बार जो दीपेंद्र को हम जिताएंगे, लेकिन कुछ धड़ा है जो अरविंद शर्मा को भी सपोर्ट में है, और कृष्ण मूर्ति जो हुड्डा है वो भी जो भाजपा में शायद वो कंफर्म है, वो चले गए हैं। मैंने आपसे एक बात कही इंटरव्यू के शुरुआती दौरान कि इंडिया से गठबंधन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यानी कि अभय को शामिल नहीं होने दिया, तो उसका खामियाजा रोहतक में ही भुगतना पड़ सकता है। दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे नेता हैं, मैं जब भी दिल्ली गया हूँ या फिर रोहतक गया हूँ या देखा है आज तक, जितने लीडर हैं उनसे बेहतरीन लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा।
जब वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, यानी कि उसका नेचर ठीक है। लेकिन बात करें राजनीति की, जो रोहतक लोकसभा सीट है वहां पर इनेलो का भी अपना एक वजूद है, और इनेलो का वजूद तब मजबूत और हो जाता है जब नफे सिंह राठी को वहां पर मार दिया जाता है। अगर नफे सिंह राठी का लड़का वहां से चुनाव लड़ता है तो देखो सिंपैथी गेन होगी, सिंपैथी उनके साथ में जाएगी लोगों की, और उसी वर्ग की जाएगी जिस पर भाजपा की पकड़ है। क्योंकि 2016 के अंदर जो आरक्षण को लेकर के आपस में तनातनी हुई थी वो रोहतक केंद्र बिंदु था उसका, और वो घाव को लोग भूल नहीं पाए। क्योंकि 2019 के चुनाव में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी रोहतक के अंदर, अब तो नहीं की है, अब उसका कितना असर है मैंने उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो जहर है जो जाट और नॉन जाट का, कहीं ना कहीं वो रोहतक में भी है। और दीपेंद्र हुड्डा को ये नहीं समझना चाहिए कि रोहतक लोकसभा सीट को मैं निकाल लूँगा, उसके लिए बड़ी टफ रहने वाली सीट है। क्योंकि वहाँ पर एक तरफ बलराज कुंडू तो दूसरी तरफ इनेलो, नफे सिंह राठी की जो फैमिली है वो दीपेंद्र के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा नाराजगी मतलब ना मिलाने के लेकर है जो, अच्छा एक चीज और गलती कर बैठे हैं, एक चीज और बड़ी हो गई है, अभी सैनी समाज से सीएम बनाया हो, रोहतक के अंदर सैनी बहुत, हाँ सैनी का तो पहुंच जाता है। हालांकि पहले भी सैनी समाज कांग्रेस इसके साथ भाजपा के साथ था, लेकिन अब जिस प्रकार से सीएम की जो बोल है, जो चीजें हम देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि सैनी समाज अब भाजपा के रंग में भगवा रंग में रंग चुका है, तो उसका फायदा जाहिर तौर पर भाजपा को मिलेगा, दीपेंद्र हुड्डा को उसका नुकसान होना है। और जो ओपिजिशन पार्टी है सर, लोग बात करते हैं, लोग कह रहे हैं हमारे पास जो चेहरा नहीं है, ओपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको हम लगे कि प्रधानमंत्री को हम वोट दे रहे हैं, तो इसलिए भी जो वोटर है भाजपा की तरफ जो जाते नजर दिखाई दे रहे हैं सर। तो मुद्दे क्या रहेंगे सर आपकी बार ओपोजिशन के? अभी तो जैसे पहले स्टार्टिंग में ईवीएम था, ईवीएम से सीधा ईडी पर इतना इन्फ्लुएंस चल रहा है, लोगों का ध्यान है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो गया। मुद्दे की बात कहाँ हो रही है? मुद्दों की बात उन लोगों के बीच में है। मैंने पहले भी आपके उसमें बताया कि मैं मोटी सी बात कह करके, क्योंकि आपका टाइम मैंने देख लिया है, उधर से इशारा आ रहा है कि टाइम हो चुका है। ठीक है सर। तो इसमें लंबी चौड़ी बात मैं करते हुए एक ही बात कहूँगा कि अब सब चीज़ों की तरफ से ध्यान भटका करके सब चीज़ लास्ट में आकर के फिर हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर काम किया जाएगा, और विपक्ष को इतना तोड़ दिया जाएगा कि वो चुनाव लड़ने के लायक ना बचे। आप उस चीज़ को देख भी रहे हो कि हर दिन 2-4 नेताओं की एंट्री भाजपा में हो रही है, और ख़ास तौर पर जो क्षेत्रीय दलों को आपने देखा, शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे ने जिस चेहरा को उठाया उसके अगले दिन ईडी भेज दी गई। अब तो कोई वक्त का खेल हो सकता है जो भाजपा को टक्कर दे सकता है। फिलहाल मुद्दे और जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रो बॉन्ड का से बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बीफ कारोबारियों से चंदा लिया गया है। यहाँ पर पुलवामा हमला करने होता है, उसके कुछ दिन बाद चंदा मिलता है, यानी कि तमाम वो मुद्दे बहुत बड़े थे। अगर ये चीज़ें भाजपा के हाथ लगती तो कच्चा सवाल आते हैं लोगों को, लेकिन कांग्रेस अभी इन मुद्दों को पसंद है, क्योंकि उनका कभी अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, कभी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, इलेक्शन कैंपेनिंग में भी कभी नोटिस भेज दिया जाता है उनको फाइनेंस तौर पर भी उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, आपके जो भी आगे इंटरव्यू होंगे चीज़ें बदलेंगी अभी काफ़ी। सर जुड़े रहेंगे आपके साथ, और आपके जो वक्त भी अपना खेल खेलता है। राजनीति के धुरंधर नेता कितना अपने आप में शाने बने, लेकिन जब वक्त अपना रंग दिखाता है तो बड़े बड़े पब्लिक ये सब जानती है, ये वाली बात पब्लिक तो नहीं जानती। पब्लिक एक टाइम आएगा सर, वो वक्त आएगा, पब्लिक अवेयरनेस रहेगी। क्योंकि अभी तो आपने कहा, जैसे कि हम सुनते आए हैं शुरू से कि भाजपा है जो हिंदुत्व की है जो राजनीति वो करती है,
और हाल फिलहाल में आप सब देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो गया और तमाम ऐसे जो मुद्दे या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो भाजपा को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं और लोग बात कह रहे हैं कि ईडी का जो गलत प्रयोग है जो भाजपा वो कर रही है। नारा 400 प्लस का है, लेकिन फिर क्यों कांग्रेस के नेताओं को जो भाजपा शामिल कर रही है, तो ये भी एक जो सोचने पे मजबूर करता है ये जो क्वेश्चन है कि 400 पार का नारा और फिर कांग्रेस को जो भाजपा में शामिल किया जा रहा है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हरियाणा की जो राजनीति है इस पर जो भी जो अपडेट होगी, जो भी विश्लेषण होगा वो हम जो डेली पोस्ट के माध्यम से देते रहेंगे और जनता के बीच में जाकर हम जो उनसे बात करेंगे कि वो अब की बार क्या मूड है जो वो दे रहे हैं। तो सर नमस्कार, हमें इतना टाइम देने के लिए, अब आपका जो इतना कीमती टाइम है, और सर क्या कुछ हमारे व्यूअरशिप से आप कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि आप अपना वोट दें, साथ में आपके परिवार, आपके साथी सबसे अपील करें कि वोट देने जरूर जाएं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है सर, है ना, कि वोट देना बहुत तो आपका भी अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं सर एक नेक्स्ट वीडियो में कोई नए विश्लेषण के साथ। थैंक यू सर।